नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी भी हम दोस्त हों तो फिर शर्मिंदा ना हो। ये एक बड़ा पुराना शेर है और इसका मतलब यही है कि कुछ गुंजाइश होना चाहिए, क्योंकि हमेशा दुश्मनी या राइवलरी या ताल्लुकात खराब नहीं रहते। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे महान लोगों का। दिलीप कुमार साहब का, इसमें बी आर चोपड़ा साहब का भी जिक्र आएगा और ख़ास तौर से जिक्र होगा बहुत ही प्यारे और दिलकश संगीतकार जनाब ओ पी नैयर साहब का। ओ पी नैयर साहब का संगीत जिस तरह का चुलबुला रहा, उसी तरह की उनकी ज़िंदगी भी रही। उसूलों के पक्के, जो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। अनबन हो जाती थी उनके कई लोगों से, चाहे वो साहिल लुधियानवी हों, बी आर चोपड़ा हों, एस जी बर्मन हों, मजरू सुल्तानपुरी हों, यहाँ तक कि उनके ख़ास दोस्त रफ़ी साहब से भी अनबन हो गई थी। वो तो बाद में रफ़ी साहब ईद के मौके पर घर चले गए थे सेवैयाँ लेकर, और खुद से तो फिर मामला सही हुआ था। लेकिन और अगर आप आगे देखें तो नैयर साहब ने अपने घर वालों को भी छोड़ दिया था, इस हद तक की जिद। उनका संगीत कैसा रहा ये हम जानते हैं, चाहे वो कोई सी भी फिल्म हो, CID हो, नया दौर हो, कश्मीर की कली हो, एक मुसाफिर एक हसीना, वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में। दोस्तों, तुनक मिजाजी ऐसी नैयर साहब की कि दो उस्ताद फिल्म में साफ कह दिया शेख मुख्तार साहब को कि राज कपूर इसमें हैं, लेकिन गाने रफ़ी साहब ही गाएंगे, नहीं तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा। और ऐसा कई बार हुआ। रागनी फिल्म में किशोर दास से क्लासिकल गीत नहीं गवाया, अशोक कुमार साहब से कह दिया कि रफ़ी साहब ही गाएंगे, नहीं तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा। बहरहाल, मैं आपको बताता हूं कि दिलीप कुमार से क्या कह दिया था नैयर साहब ने, और दिलीप साहब ने क्या कहा नैयर साहब से। यह है मामला। तो साहब, नया दौर, नैयर साहब ने दिलीप साहब के लिए मेरे ख्याल से नया दौर में ही संगीत दिया है, क्योंकि दिलीप साहब उसके पहले नौशाद साहब ही देते रहे, फिर नैयर साहब। वजह बताता हूँ दोस्तों। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि फिल्म नया दौर में जब प्रीमियर पर दिलीप साहब ने इसका गीत और संगीत और बैकग्राउंड म्यूज़िक सुना, तो दबे लफ्ज़ों में कहा कि इसमें शंकर जयकिशन का म्यूज़िक होता तो ज़्यादा बेहतर होता। और बी आर चोपड़ा भी पहले यही चाहते थे, लेकिन वो हो ना सका। लेकिन बाद में ये हम जानते हैं कि नया दौर का संगीत चला, और क्या खूब चला। आना है तो आरा, हमें कुछ फेर नहीं है, लेके दगा देंगे यार। आते जाते हमसे छेड़ करे, सखी दी वो क्या मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं। अरे पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रात। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का हाथ बढ़ा कर छीन लो अपने सपनों की ताबीरें। दिल लेके दगा देंगे, तो क्या देंगे यार, है मत बहा देंगे यारों के पसीने पर। असल में जब नया दौर बन रही थी तो दिलीप साहब की एक आदत रही कि वो फिल्म में बड़ा ही इंटरेस्ट लेते थे, दिलचस्पी लेते थे, चाहे उसकी स्क्रिप्ट हो, कहानी हो, संगीत हो। तो दिलीप साहब ने संगीत में कुछ कोशिश की, फेरबदल हो। अब इसमें नैयर साहब आए। अब पहले तो इसमें शंकर जयकिशन संगीत देने वाले थे। बी आर चोपड़ा साहब चाहते थे कि शंकर जयकिशन का संगीत हो नया दौर में, लेकिन वो कहानी वहाँ अटक गई कि शंकर जयकिशन ने शर्त रख दी, क्योंकि वो बड़े संगीतकार हो चुके थे, कि हसरत साहब और शैलेंद्र जी ही गीत लिखेंगे। और चोपड़ा साहब के यहाँ मामला ये था कि साहिर साहब लिखते थे। तो चोपड़ा साहब ने शंकर जयकिशन से कहा कि भाई हम साहिर साहब को नहीं छोड़ सकते, लिहाजा साहिर साहब रहे नया दौर में। और अब
संगीतकार ओपी नैयर कैसे आए, तो के कपूर साहब थे नैयर साहब के दोस्त और बी आर चोपड़ा साहब को भी जानते थे। तो के कपूर साहब के कहने पर बी आर चोपड़ा ने नैयर साहब को मौका दिया। के कपूर ने चोपड़ा साहब से कहा कि आपकी फिल्म में पंजाबी संगीत चाहिए और नैयर साहब से अच्छा पंजाबी संगीत कौन देगा। खैर इस तरह से नैयर साहब आए और उन्होंने कुछ अमाउंट भी कम कर दिया के कपूर साहब की वजह से। फिर ये फिल्म उन्हें मिली। अब जब ये फिल्म का पर काम चल रहा था तो कोशिश की दिलीप साहब ने कि संगीत में कुछ करवाएं, चेंज करवाएं, लेकिन नैयर साहब अक्खड़ किस्म के इंसान, उन्होंने दिलीप साहब से जरा दूरी बना के रखी। अब जब प्रीमियर का वक्त आया तो दिलीप साहब ने फिल्म देखी और लोगों के साथ और फिल्म के गीत सुने, बैकग्राउंड म्यूजिक सुना, तो नैयर साहब से और चोपड़ा साहब से कहा कि संगीत तो औसत है, बहुत अच्छा नहीं है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। दोस्तों ये बात नैयर साहब को चुभ गई। लाजमी सी बात है, नैयर साहब जैसा इंसान जो उसूलों पर चलने वाला हो, जिद्दी हो, चिड़चिड़ा हो, कि हम जानते हैं आशा जी और आशा भोसले जी और नैयर साहब के कैसे ताल्लुकात रहे, फिर बाद में उन्होंने आशा जी को भी छोड़ दिया एक दूसरे को। खैर नैयर साहब को ये बात चुभ गई, लेकिन वो खामोश रहे, उन्होंने दिल ही दिल में कुछ सोचा होगा। खैर साहब फिल्म रिलीज हुई नया दौर और खूब कामयाब रही। और जब ये लोग फिल्म देख रहे थे, दिलीप साहब हों या नैयर साहब हों, सब चोपड़ा साहब, साहिर साहब, तो फिल्म के गीतों ने धूम मचा दी। जब फिल्म के गीत आते एक से बढ़कर एक, ये देश है वीर जवानों का और मांग के साथ तुम्हारा और भजन आना है तो आओ, जॉनी वॉकर साहब पर भी एक गीत है, तो पब्लिक बहुत खुश होती है और पैसा फेंकती पर्दे पर जो फिल्म चलती है जिसमें। तो दिलीप साहब को बड़ी हैरत हुई कि लोग तो गानों पर ज्यादा खुश हैं। ये बात दिलीप कुमार ने नैयर साहब से कही कि नैयर साहब ऐसा तो बहुत कम होता है कि लोग पैसे फेंके और इतने खुश हो रहे हैं गीत और संगीत पर। अब नैयर साहब जो भरे बैठे थे, उन्होंने क्या जवाब दिया दिलीप साहब को, अपने अंदाज में, जो अच्छा भी हो सकता है, बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, अच्छा तो खैर नहीं है, कि जी हाँ दिलीप साहब, मेरे संगीत में वो जादू है, ऐसी धुनें हैं कि कोई एक्टर जो कमजोर एक्टर हो या थर्ड ग्रेड का एक्टर भी हो, तो मेरे संगीत के जरिए उसको भी कामयाबी मिल जाती है, लोग सिक्के फेंकने लगते हैं। अरे साहब, दिलीप साहब को ये बात चुभ गई और बहुत बुरी लगी और उसके बाद तय हो गया कि अब ओपी नैयर के साथ कभी काम नहीं करना। वहां नैयर साहब भरे बैठे थे और यहां पर फिर उन्होंने जैसे ही मौका मिला इस बात का जवाब दे दिया। बी आर चोपड़ा साहब भी नाराज हो गए नैयर साहब से। क्यों? एक तो पहले ही शर्त रख दी थी नैयर साहब ने बी आर चोपड़ा से कि साहब संगीत तो मैं दूंगा आपकी फिल्म में, लेकिन लता जी गीत नहीं गाएंगी। तो चोपड़ा साहब ने कहा था कि अगर कोई अनबन हो तो मैं आप दोनों को साथ बिठा के अनबन दूर कर देता हूँ। नैयर साहब ने कहा नहीं साहब, अनबन कुछ नहीं है, मेरी जो धुनें हैं उस पर लता जी की आवाज़ फिट नहीं बैठती, तो आप मुझे ज़रा डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं जिस तरह से काम करूँ, जो गाना चाहे वो गाएगा। खैर अब चोपड़ा साहब इसलिए नाराज हो गए कि नैयर साहब ने चोपड़ा साहब से ये कह दिया कि नया दौर में कुछ नया तो है नहीं, कुछ खास नहीं है। ये बात चुप गई चोपड़ा साहब को और ये भी फिर हवा उड़ने लगी कि फिल्म नया दौर इतनी जो मकबूल हुई, इतनी चली है, उसमें गीत और संगीत का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात रही। फिर लिहाजा चोपड़ा साहब ने किनारा किया नैयर साहब से। फिर एक दो फिल्मों में एन दत्ता साहब रहे उनके साथ, दो तीन फिल्मों में। फिर रवि साहब आ गए, संगीतकार रवि से भी चोपड़ा साहब ने यही कहा था कि पैरामीटर क्या सेट किया, क्योंकि ये तो सच है कि दोस्तों नैयर साहब का संगीत बहुत जबरदस्त था। नया दौर में आज भी हम गीत सुनते हैं कि भाई नैयर साहब जैसा गीत और संगीत, तो ठीक उसी तरह जिस तरह से महेंद्र कपूर को वो ले आए थे कि रफी साहब नहीं तो महेंद्र कपूर उनके शिष्य, वो कहीं ना कहीं आवाज वैसी थी, हालांकि उस तरह की गायकी नहीं थी, लेकिन तो संगीतकार रवि पर भी यही दबाव था कि भाई नैयर साहब ने जो ऊंचाई पर पहुंचाया है संगीत को, आप भी वैसे ही रखिए। फिर रवि साहब ने भी अच्छा संगीत दिया बाद में गुमराह में और वक्त वगैरह में। बहरहाल ये तुनक मिजाजी का किस्सा था ओपी नैयर साहब का, और वो दिलीप कुमार साहब से भिड़ गए और बी आर चोपड़ा साहब से, बड़े बड़े दिग्गजों से, क्योंकि नैयर साहब भी कोई कम तो थे नहीं। तो उन्होंने जब मौका मिला तो दिलीप साहब को बात चिपका दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दिलीप कुमार हैं या बी आर चोपड़ा हैं, और उसके बाद नैयर साहब का रास्ता अलग, चोपड़ा साहब का, दिलीप कुमार साहब का रास्ता अलग। और ये बड़ी बात है दोस्तों कि इतनी लड़ाइयाँ होने के बाद और इतने लोगों से दूर रहने के बाद नैयर साहब, नहीं तो लोग इंडस्ट्री में
फिर उनको कोई काम नहीं देता अगर लॉबिंग हो जाती है कि भाई ये ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। लेकिन नैयर साहब उनमें से रहे कि इतना लोगों से उन्होंने रिश्ते ख़राब करने के बाद भी नैयर साहब उरूज पर गए और शंकर जयकिशन के संगीत को टक्कर देते थे। दोस्तों ये मामूली बात नहीं है, मतलब क्योंकि नैयर साहब का संगीत अलग था, वो हमें थिरकने पर मजबूर कर देता है, अलग ही उनका संगीत। फिर बाद में वही हुआ जो बाद में उनका भी ढलान आया, जैसे सब लोगों का आता है, लेकिन जितना भी संगीत नैयर साहब ने दिया वो अद्भुत है। आपका इस पर क्या कहना है? बाकी देखिए ये बातें तो होती रहती हैं, दिलीप साहब की, नैयर साहब की और सबकी कुछ बातें किससे चलते रहते हैं। आखिर में इन सब का काम ही हमें याद रखना चाहिए। अब ये महान लोग हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नया दौर आज भी हमारे साथ है। हम उस फिल्म को भी पसंद करते हैं, उसके गीत और संगीत को भी पसंद करते हैं, और जब फिल्म देखते हैं तो ये नहीं सोचते कि भाई इनकी इस बात पर बहस हो गई थी, इस बात पर लड़ाई हो गई थी, कौन बड़ा कौन छोटा। ये सब महान है। आपके पास कोई किस्सा हो इन लोगों से जुड़ा या कोई और कलाकारों से, आप हमसे साझा कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए रिसर्च करके लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और बने रहें चैनल फिल्मी फराज के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज।